बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। आपके पास बहुत सारे गैप के बाद लेक्चर पहुंच रहा होगा और आई थिंक पहले गैप आया होगा, फिर 3-4 लेक्चर्स जो पहले से तो थे। तो आप सबको पता है कि मैरिज हो गई है ना। चलिए, अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में कौन कौन सी बातें कर ली थी। जस्ट मैंने आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि 7 इयर्स उसने एक्सपेरिमेंट किए थे और 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे, है ना, कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है और कौन कौन सा पेयर देखा था। सीड कलर, सीड हाइट वगैरह, स्टेम की हाइट देख ली थी, सीड का शेप देख लिया था। इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स के बारे में देखा था। क्लियर है। और उसके बाद क्या चीजें हुई थी, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब चीजें हुई थी। अब ये वाला आई थिंक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बाद आपके पास बहुत सारा गैप आया होगा, है ना। 2-3 लेक्चर्स थे, शायद 4 लेक्चर्स थे जो पहले से रिकॉर्डेड थे और मुझे माइंड में ही नहीं थे कि वो रिकॉर्डेड हैं, तो वो मैं सीधा अभी ही भेजना शुरू कर रही हूँ। तो साथ के साथ आपके साथ ये कंटिन्यू हो जाएगी। वो बिफोर मैरिज की बात है वैसे रिकॉर्डेड जब थी। तो वो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस वाला आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगी। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कौन सी क्रॉसेस, देखो जो 10th में आप पढ़ चुके हो क्रॉसेस, है ना, जो 10th की बात कर चुके हैं हम। 10th में कौन कौन सी क्रॉसेस पढ़ चुके हैं। एक तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा हुआ है 10th में, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा हुआ है। मोनोहाइब्रिड के बारे में पढ़ चुके हैं और एक डाइहाइब्रिड के बारे में पढ़ चुके हैं। यही चीज थी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में क्या पढ़ा था 10th में। जैसे कि 10th में आपने एक तो टी वाला कैरेक्टर पढ़ा होगा, ये पढ़ा था प्योर टोल या प्योर डवार्फ। इस तरीके से ये चीज करी थी कि हमारे पास टी हाइब्रिड निकल गया था। याद आ रहा होगा कुछ, या फिर नहीं याद आ रहा तो ये तो याद होगा ही कि किसी का रेशो ये था, किसी का रेशो ये था, या किसी का रेशो ये वाला था। ठीक है, इतना तो याद होगा ही। तो ये जो दोनों रेशो थी ये किस वे में थी, मतलब दोनों प्रोसेस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये आपने 10th में पढ़ी हुई है, 12th में भी है। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी क्रॉस आ जाती है वैसे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, प्लाइओट्रोपी, फिर उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस, और फिर उसके बाद हम मेंडल के डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे, लिंकेज, म्यूटेशंस, इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा बड़ा ही है। ये चीज़ तो नहीं, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मैं शुरू से ये चाह रही थी कि ये चैप्टर जो है फेस टू फेस ही मैं चाह रही थी कि मैं आपको बिल्कुल साथ में ही कराऊँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये बोला था कि जितना भी बायो का सिलेबस है, फिर चाहे वो +1 की बात कर रही हूँ या +2 की बात कर रही हूँ, जितना भी सिलेबस है सिर्फ एक यही चैप्टर बनता है जिसमें काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। न्यूमेरिकल्स किस टाइप से कि अजीब अजीब से क्वेश्चंस, लाइक कुछ भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको रेशियो निकालना है, आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा। एक्चुअली बोला जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बात ये होती है कि डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा कि आप डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दो, डाइहाइब्रिड क्रॉस कर दो, या डायरेक्टली आप मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, प्लाइओट्रोपी, कुछ भी डायरेक्टली कर दो। ऐसे चांसेस कम रहते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट जो होती है जिसमें आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि अच्छा आपको करना क्या है, फिर नीचे ये स्टेटमेंट के लास्ट में लिखा होगा कि हाँ जी अब तो ये बताओ कि ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ राम कहानी लिखी हुई है, इसके नीचे से आपको पता क्या चल रहा है, अभी क्रॉस कौन सी करनी है। फिर पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्रॉस है कौन सी, और फिर आपको वो क्रॉस करनी पड़ेगी, है ना बात। अब मैं बोल रही हूँ कि एक यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है, एक है बैक क्रॉस, एक हो गई मोनोहाइब्रिड, एक हो गई डाइहाइब्रिड। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्लाइओट्रोपी भी होती है, फिर मैं बोल रही हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी क्रॉस है, फिर मैं बोल रही हूँ कंप्लीट डोमिनेंस की भी क्रॉस है। समझ रहे हो बात को। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और कुछ रहेगा यहाँ पे, और फिर आगे मैं लिंकेज भी आपको करा दूंगी, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस, फिर मैं आगे करा दूंगी पेडिग्री। ये सिर्फ एक ये टॉपिक बिल्कुल अलग से नजर आ जाता है कि अच्छा इसमें हमने पेडिग्री करनी है, सिर्फ एक इस टॉपिक को अलग से पता चल जाता है। बाकी ये जितने भी रहते हैं हमारे ये वाले, ये सारे के सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। वो सिर्फ कुछ बच्चों को होगी, हर किसी को नहीं होगी, और वो पता है किस बेस पे रहती है। अगर आप साथ के साथ नहीं पढ़ रहे हैं,
आपके साथ ही साथ लाइक जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा क्रॉस का कैसा रेशो था, बुक में से उसको देखा नहीं, ठीक है जितना करा दिया बस इतना देख लिया। अगर ऐसा करेंगे तो सारी प्रोसेस होने के बाद एक कंफ्यूजन यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और प्रोसेस करनी या उनके एग्जांपल्स करने या उनके आगे रेशियोज या आंसर निकालने मुश्किल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। तो इसके बाद में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले तो शुरू कर देते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट लेक्चर जो आपका था सेकेंड लेक्चर है ना, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड लेक्चर में मैंने ये चीज बोली थी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप और प्यूनेट सीक्वेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सब की डेफिनेशंस बताई थी। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मैंने उस टाइम आपको उस टाइम ये बोला था आपको कि अगर आप एक क्रॉस में किसी एक टाइप के कैरेक्टर को उठा रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ किसी एक टाइप के कैरेक्टर को उठा रहे हैं मींस आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। डाइहाइब्रिड के बारे में मैंने उस टाइम ये बोला था अगर आप एक ही बार में साइमल्टेनियसली अगर आप दो ट्रेट्स को उठा लेते हैं दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे मैं एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को उठाने वाली हूँ, या तो मैं उठाऊंगी मतलब मैं किसको उठा रही हूँ, सिर्फ टॉल और ड्वार्फ को उठा रही हूँ, ठीक है जी, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाइट की बात कर रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है, देखो बच्चों अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपने ये नोटिस कर लिया होगा बहुत क्लियरली कि मैंने शादी से पहले वो 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए होते जो मैंने भेजे अब हैं, है ना। मैं वो क्यों नहीं भेज रही थी, क्योंकि उसके बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और वो अगर 3 मैं भेज देती और ये जो चीजें जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स से 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मैं ये बोलती कि 1 महीना पहले मैंने पढ़ाए थे, या मैं ये बोलती कि टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस मैंने 1 महीना पहले पढ़ाए थे या 20-25 दिन पहले जो भी था, आई थिंक 20-25 दिन से मेरे लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मिल रहे होंगे, और वो 3 लेक्चर्स के बाद में आज मिलती, आप लोगों को दिख रहा है ऑब्वियसली कि मैरिज हुई है, वो बहुत लंबा गैप आ जाता, मैं वैसे भी 2-3 दिन एडवांस ही चल रही थी लेक्चर्स के लिए। जब दिख गया था कि डेट फाइनल हो गए तो मैंने वो नहीं भेजे थे क्योंकि मुझे दिख रहा था कि गैप आने वाला है। अब वो आपको इस चीज का मैंने रीजन दिया कि वो 3 तो अनमैरिड टाइम के दिख रहे हैं, यही अब बाद में भेजे, इसलिए सिर्फ कि मैं ये चीज नहीं बोल सकती थी आपको कि 20 दिन पहले वाला लेक्चर देखिए उसमें मैंने ये बात बोली हुई थी। अब मैं आपको क्लियर बोल सकती हूँ कि है ना कल भेजा था या परसों भेजा था। तो एक लेक्चर में मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात की हुई है कि मेंडल ने कौन कौन से पेयर के बारे में बात की थी, मेंडल ने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उठाए थे जिसके ऊपर उसने 7 साल लगा दिए डिस्कवरीज पे, है ना, 1856 से 1863 ये चीज थी, 7 इयर्स लगाए थे, बहुत सारे कैरेक्टर थे, उसमें एक कैरेक्टर ये भी था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया जब जीनोटाइप और फिनोटाइप की डेफिनेशन दे रही हूँ, सेकंड लेक्चर में मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस क्लियर की हुई है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, प्यूनेट सीक्वेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये सारी चीजें मैंने सेकंड लेक्चर में क्लियर की थी। और उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था ना तब मैंने टोल और डॉफ के बारे में थोड़ी सी बात की हुई है, ठीक है, अगर बच्चों आपने ध्यान से वो देखा होगा तो, और अगर नहीं भी देखा हो थोड़ा बहुत माइंड में 10th क्लास वाला भी होगा, क्या चीज थी 10th में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सी थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से क्रॉस थी, 1:2:1 या 3:1, 2 टाइप के इसकी रेशियोज निकलती हैं, ये था, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब बात ये आ जाती है कि ये तो हमारे पास हो गए कैरेक्टर्स, ठीक है। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अगर मैं क्विक रिवीजन ले लूं कि लास्ट हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट 2 लेक्चर्स की बात कर ली, टेस्ट क्रॉस में मैंने ये बोला था इन केस आपको ये पता चल जाए कि अगर, है ना, कि ये प्लांट है, ये फलाना फलाना प्लांट है, इसके ऊपर एक ब्रांच बड़ी है एक ब्रांच छोटी है, आप छोटी को सीधा सीधा बोल देंगे कि दिस इज प्योर ड्वार्फ, है ना, लेकिन आपको पता है कि ये ब्रांच लंबी है तो आपको ये तो नहीं पता ना कि ये ब्रांच ये वाली है या ये ब्रांच ये वाली है,
क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज प्योर टोल। इसका क्या मतलब हुआ, हाइब्रिड है लेकिन टोल में कंसीडर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये चीज क्लियर की हुई है कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है ना। इसी सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मैंने ये लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये प्योर टोल है ना। मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हमने एक टाइप के कैरेक्टर को उठाना है। आपको डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी कि डेफिनेशन क्या है। अगर आप उसमें लिखा होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी पेरेंट्स, और पेरेंट्स मैंने कौन कौन से लिए, एक पेरेंट मेरे पास है प्योर टोल और एक पेरेंट कौन सा है, प्योर ड्वार्फ। ठीक है, जैसे कि अब ये तो था, आपको पता है, जिस बच्चे ने लेक्चर ढंग से देखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से देखा हुआ है, तो उसको ना इतनी बात पता होगी कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, मींस मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स उठाए थे। कौन कौन से कैरेक्टर्स उठाए थे उसमें पता चल रहा है कि हाइट का कैरेक्टर किसका था। बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा कि हाइट का कैरेक्टर जो है वो स्टेम का था। ठीक है, अब इन केस वैसे ही मैं नॉर्मल बात कर लूं, एक पेरेंट है, जैसे मान लो ये फादर हो गया, ये मदर हो गई, एक पेरेंट की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, एक पेरेंट की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, तो जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि उनका बच्चा या तो बहुत बड़ा होगा या फिर बहुत छोटा होगा। उसकी हाइट इंटरमीडिएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, या तो वो थोड़ा बहुत मम्मी पे जाएगा, थोड़ा बहुत पापा पे जाएगा, और इंटरमीडिएट उसकी हाइट हो सकती है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि प्योर टोल को मैं लिखूंगी इस तरीके से, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ को लिखूंगी इस तरीके से, स्मॉल टी स्मॉल टी। मैंने बोला था जो भी चीज को हम किसी सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो उसका जीनोटाइप होता है, बताया था मैंने सेकंड लेक्चर में। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया। क्या हो गया, जीनोटाइप। दिस इज पेरेंट्स, दिस इज जीनोटाइप। अगर मैं इसमें से इसको ऐसे नीचे उतार दूं, इसको नीचे उतार दूं, मींस अगर मैं इसको एक एक को अलग अलग कर दूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर मैं किसी एक को, मतलब प्योर टोल, दो कैपिटल टी थे, स्मॉल टी थे, मैंने अगर इसमें से एक एक को नीचे किया है, सेग्रीगेट किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं दोनों भी उतार दूं तो एक ही बात है, कोई हो तो है नहीं, सेम ही है जीनोटाइप तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों की क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या बन रहा है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि इंटरमीडिएट है, वो कुछ कैरेक्टर्स इसमें इसके वाले हैं, कुछ कैरेक्टर इसके वाले हैं। ठीक है, अब ये जो ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया को हम बोलेंगे क्रॉसिंग और सेल्फिंग। देखो बच्चों, मैं आपको ये जो चीजें बता रही हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स लिखना है, यहाँ पे जीनोटाइप लिखना है, यहाँ पे क्रॉसिंग या सेल्फिंग लिखना है। अगर आप क्रॉस बना रहे हैं पेपर में, डेफिनेशन आपको बुक में जरूर देख लेनी है, उसमें सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो सिर्फ उसने एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को यूज किया था, मींस ओनली वन पेयर ऑफ ट्रेट या एलीन, कुछ ऐसा सा लिखा होगा। अगर वो ऐसा कुछ करके कोई भी आगे F1 जनरेशन को या F2 जनरेशन को देख रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर रहा है, मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कर रहा है। व्हाट इज F1 जनरेशन एंड व्हाट इज F2 जनरेशन? हमारे दादाजी है घर पे, दादी है, उससे कौन आया, पेरेंट्स आए, पापा आए, पापा की शादी जिससे भी हुई, एक लड़की से हुई, मदर बनी, है ना। अब वो क्या है, जो आगे जो जनरेशन है वो F2 जनरेशन, मींस जो आगे जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसके आगे फिलियल जनरेशन लग जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम F से लेते हैं। जो जनरेशन 1 होगी F1 जनरेशन, जनरेशन 2 F2 जनरेशन। जैसे ही दादा से पापा आए तो वो कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन थी। हम लोग आए, ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप वो डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, पेरेंट्स नहीं लिख रहे, जीनोटाइप नहीं लिख रहे, क्रॉसिंग सेल्फिंग नहीं लिख रहे, सिर्फ और सिर्फ ये बना दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे हमने तो क्रॉस किया है,
हमने तो प्योर टोल लिखा है, प्योर ड्वार्फ लिखा है, हमने तो क्रॉस किया, हमें तो मिलने चाहिए मार्क्स। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे वहां से। अब मैंने बोला कि ये पेरेंट है, एक जनरेशन आ गई तो मैं इसको बोल दूं F1 जनरेशन, ये मैंने इसको लिख दिया F1 जनरेशन। क्या यहां तक भी कोई कंफ्यूजन है? सॉरी, F1 जनरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ F1 जनरेशन के गैमीट्स क्या निकल रहे हैं, आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल, तो एक बार मैंने वैसे चेकआउट तो किया था पीछे जाके। यहाँ मैं लिख दूंगी क्रॉसिंग ऑफ F1 गैमीट्स, F1 के जो गैमीट्स बनेंगे उसकी क्रॉसिंग करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपके पास कौन कौन से गैमेट निकल रहे हैं, एक तो दिस वन एंड दिस वन, क्या इसके अलावा कुछ है दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं है, भी नहीं तो दिखेगा भी क्या। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स का नाम क्या होता है मैंने आपको बता दिया था लेक्चर नंबर 2 में, क्या नाम होता है? प्यूनेट स्क्वायर, क्योंकि उसका क्या नाम था, साइंटिस्ट का ही नाम था, साइंटिस्ट के ही नाम पे पड़ गया था। तो मैं ये दोनों गैमेट्स को इस तरीके से यहाँ लिखूंगी, दोनों टी को अलग अलग लिखेंगे तो आपके लिए फायदा यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना सा कि इससे आपको पता चल जाएगा लास्ट में, ये तो चलो छोटा सा बॉक्स है, जब आपको ये वाली रेशियो निकालनी होती है ना, कहाँ गई ये वाली, तो इसमें कितने बॉक्स बन जाते हैं? 16 है ना, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, 16 बॉक्स बन जाते हैं। अब 16 बॉक्स में अगर आपको ये अलग अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाएंगे, आपका ये टी भी ऐसा दिखे, ये टी भी ऐसा दिखे, बस एक बड़ा दिखे एक छोटा दिखे, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप एक को इस तरीके से, एक को इस तरीके से, अगर y लिख रहे हैं तो एक को इस तरीके से, एक को इस तरीके से, ऐसा ना हो दिस इज कैपिटल Y दिस इज स्मॉल y, कंफ्यूजन तो है ही ना, बड़ा छोटा कौन देखने लगेगा वहां पे, ये साफ डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग करा देंगे, ये गैमेट्स है मेरे पास, अगर मैं इसकी क्रॉस करूं कैपिटल टी, क्या कोई कंफ्यूजन है? यहाँ लिख दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई कंफ्यूजन? कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी भी कोई कंफ्यूजन? स्मॉल टी नो कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं। अब तो लग रहा होगा कि 10th में पढ़ा है। अब आपको ये दिख रहा है कि कैपिटल टी कौन से कैरेक्टर को बोला हुआ है, कौन से कैरेक्टर को बोला है? प्योर टोल को बोला। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ हाइब्रिड। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन इज आल्सो हाइब्रिड, स्मॉल टी दिस इज प्योर ड्वार्फ। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि जब आप ये लिखेंगे हाइब्रिड तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ही ये ठीक माना जाएगा, अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको कोई भी ठीक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर तो आप किसी भी सिंबल को, किसी भी जीनोटाइप को कैपिटल लेटर में डिनोट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो डोमिनेंट है, अगर आप उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो रिसेसिव है। अगर आपके पास एक हाइब्रिड बन रहा है जिसमें एक लेटर कैपिटल है एक लेटर स्मॉल है दैट मीन्स उसमें एक डोमिनेंट है, जब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव लग जाता है तो प्रायोरिटी डोमिनेंट की रहती है, ये तो पता ही होता ना। अगर घर में 2 लोग हैं, किसी एक को कोई एक ही डोमिनेंट होता है, ये बात मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी कि घर में एक ही डोमिनेंट होता है, मेरे से ऊपर जो भी होगा, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है जो घर में बड़े होंगे उन्हीं की चलेगी, है ना। हम लोग कुछ भी बोले, हम बच्चे कुछ भी बोले, हमारी काइंड ऑफ होता है कि ठीक है हमारी विशेष को पूरा किया जाता है, लेकिन काइंड ऑफ एक फैमिली डिसीजंस होंगे, क्या हमारी वहां चलेगी? बिल्कुल नहीं ना। तो जो बड़े होंगे उन्हीं की चलेगी। तो डोमिनेंट होता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर जहां पे आ जाता होता है वहां पे रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की उसमें एबिलिटी ही नहीं होती। जब मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन लिखवाई थी, आई थिंक मैंने यही लिखवाई थी कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो क्या है? डोमिनेंट है, और जो नहीं कर सकता वो रिसेसिव है। तो यहाँ पे स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है।
अब अगर तो मैं इन दोनों को उठा के देखूं तो मैंने बोल दिया कि ये हाइब्रिड है। क्यों बोला हाइब्रिड है? क्योंकि मैंने प्योरिटी ऑफ जीन्स को देखा। किसको देखा? प्योरिटी ऑफ जीन्स को, कि इसमें एक जीन ऐसा है जो लंबे वाला है, एक जीन ऐसा है जो छोटे वाला है, तो मतलब इंटरमीडिएट हाइट है, हाइब्रिड बन गया जी, इन दोनों के बीच का बन गया। अगर मैं जीनोटाइप को नहीं देख रही, मैं इसमें प्योरिटी की बात ही नहीं कर रही, मैं जस्ट इतनी सी बात कर रही हूँ कि इसको बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट टू रिसेसिव, तो इसको हम टॉल में कंसीडर करेंगे। ऐसा ही होता है, हम टॉल में क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि इसमें से ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में गया? प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। फादर है, फादर की हाइट 6 से भी ऊपर, 6 साढ़े 6 फुट है, मदर की हाइट 5 भी पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन भी माइंड में ले सकते हैं, बट मुझे ना अभिषेक बच्चन की हाइट क्लियर नहीं है कितनी है। व्हाटएवर, एक पेरेंट की हाइट 6 साढ़े 6 फुट है, एक पेरेंट की हाइट छोटी है, 4.5 से 5 फुट है। अब एक पेरेंट तो प्योर टॉल में आ रहा है, एक पेरेंट प्योर ड्वार्फ में आ रहा है। जो उनका बच्चा पैदा हुआ, बड़े हो गए, उसकी हाइट कितने में फिक्स हो गए? मतलब जैसे मेरी हाइट थी, या कोई भी है बच्चा, उसकी हाइट कब फिक्स हो जाती है? फर्स्ट ईयर मैक्सिमम 18-19 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना, फिक्स हो जाती है। अब उस बच्चे की हाइट कितनी चली गई? सपोज उसकी हाइट चलेगी 5'7" या 5'8", ना तो वो फादर जितना लंबा हो पाया, ना ही वो मदर जितना छोटा रहा कि 5 से भी कम, ना ही फादर जितना 6 फुट पे पहुंच पाया। 5'7" थी, इंटरमीडिएट हाइट होगी। क्या आप उसको छोटे में कंसीडर कर सकते हो 5'7" हाइट को? बिल्कुल नहीं। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उसमें एक टोल वाला जीन था जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था। मतलब अगर मैं इसको हाइब्रिड ना बोलूं, वैसे तो प्योरिटी को देखें तो हाइब्रिड ही बना ना, दोनों माँ बाप के बीच की हाइट वाला आ गया। अगर प्योरिटी को ना भी देखें तो भी उस बच्चे की हाइट टोल में ही कंसीडर हो रही है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं बात क्या करना चाह रही थी, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन की पॉसिबिलिटी ये थी, ये निकाली मैंने F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मेरे पास दो चीजें निकलती हैं। एक तो निकलता है जीनोटिपिक रेशो और एक निकलता है फिनोटिपिक रेशो। क्या क्या निकलेगा? जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, और मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर लेती हूँ कि नीचे कहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि वहां लेक्चर रिकॉर्ड करती थी, ऑब्वियसली आइडिया हो गया था। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ इस घर में। देखिए, चलो तो मैं चेक कर लेती हूँ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो में डिफरेंस क्या। ओ, बिल्कुल क्लियर है। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक में डिफरेंस क्या है? जो जीनोटिपिक होगा उसमें हम प्योरिटी ऑफ जीन्स की बात करेंगे। प्योरिटी ऑफ जीन्स मतलब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी निकली है, उन 4 पॉसिबिलिटीज में हमारे पास रेशियो क्या निकल रही थी जीनोटिपिक की? दिस इज प्योर टॉल रेशियो, हाइब्रिड रेशियो, प्योर ड्वार्फ। ठीक है जी। और यहां पे मैं इस तरीके से लिख दूंगी, प्योर टॉल मेरे पास कितने हैं? 1, हाइब्रिड कितने हैं? 2, प्योर ड्वार्फ 1। प्योर टॉल 1 है, हाइब्रिड 2, प्योर ड्वार्फ 1। रेशो के नीचे रेशो नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये 1:2:1 निकल गया। ये किसके केस में आप देख रहे थे? जब आप प्योरिटी ऑफ जीन्स की बात करते हैं। अगर आप प्योरिटी ऑफ जीन्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने तभी नोटिस किया ना कि प्योर टॉल कितने हैं, प्योर ड्वार्फ कितने हैं। अदरवाइज आपको क्या पता प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ के बारे में। अगर हम फिनोटिपिक मींस हम ओवरऑल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मतलब जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिख रहा है, हम जीन्स पे नहीं जा रहे। 5'7" की हाइट को हम जीन्स के ऊपर नहीं जा रहे कि दिस इज हाइब्रिड। 5'7", 5'8" की हाइट पे हम ये बोलेंगे कि अच्छा ये टॉल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2 ही कैरेक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करूंगी। कौन कौन से? टॉल, रेशो, ड्वार्फ। मेरे पास टॉल कितने हैं? देखो, ये तो टॉल है ही है। इसमें से भी अगर मैं प्योरिटी की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने प्योर टॉल, अगर मैं यहाँ प्योरिटी की बात कर रही होती तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइब्रिड को मेंशन कर दी। हाइब्रिड मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने सिर्फ टॉल काउंट
ड्वार्फ तो यहाँ पे दिख ही मेरे को एक रहा है, मैंने लिख दिया 1 है जी। रेशो टॉल आ गया, टॉल कितने हैं 3, ठीक है। 3 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये तो टॉल है ही है और इसको भी हम क्या करेंगे टॉल में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका एक जीन जो है अपने आप को टॉल के लिए एक्सप्रेस कर पा रहा है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो आपने F2 जनरेशन में शो करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बुक में देख लेनी है आपने, सिर्फ उसमें अगर नहीं भी, अगर हाँ उसमें लैंग्वेज याद हो रही, मैंने चेक नहीं किया कि बुक में कैसा लिखा हुआ है कैसा नहीं लिखा हुआ। कई बार क्या होता है बुक की लैंग्वेज नहीं याद होती, कई बार हो भी जाती है। आपको सिर्फ इसी अकॉर्डिंग लिखना है कि एक कैरेक्टर, अगर एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की आप क्रॉस करा रहे हैं और उससे फिर F1 जनरेशन मींस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस चीज के लिए आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलोगे, और जिनके कैरेक्टर्स को सेग्रीगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है आप बुक में से देख के फिर उस अकॉर्डिंग आपने ये पूरी की पूरी क्रॉस जो आपको दिख रही है, जो लेफ्ट साइड पे आपको पूरा का पूरा पार्ट नजर आ रहा है, पेरेंट्स, जीनोटाइप, क्रॉसिंग, सेल्फिंग, फिर उसके बाद F1 जनरेशन, फिर क्रॉसिंग ऑफ F1 गैमीट्स, उसके बाद आपने ये बॉक्स बनाना है, फिर आप ये जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे दिखा देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इसमें पूरा का पूरा बोर्ड ऐसे दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको ये ब्लर नजर आएगा या कैसा नजर आएगा। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद मैं जरूर से चेक कर लूंगी सो दैट कल के लेक्चर में मेरे साथ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो आप ये चीजें डेफिनेटली नहीं करेंगे, बस इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको इसको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा आगे होता है, ठीक है। जब डोमिनेंट की बात को ही आगे रखा जाता है तो डोमिनेंट जीन भी आगे ही एक्सप्रेस हो रहा होता है, आगे ही आएगा, वो पीछे नहीं आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा दी है, कल के लेक्चर में मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं कोई इजी लैंग्वेज में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पहले ही लेक्चर में मतलब स्टार्टिंग में ही वहां पे मेंशन कर दूं, ठीक है। फिर उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद मैं आपको इनकम्प्लीट, कंप्लीट, डोमिनेंस, लिंकेज, प्लायोट्रोपी ये सब करा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक के आपको नोट्स बनाने हैं एज यूजुअल, ये बात तो मैं लास्ट में बोलूंगी ही कि आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इस चैप्टर को मैं सच में बार बार बोल रही हूँ। मैंने आपको सिलेबस कराते हुए भी बहुत बार बोला था कि 5th चैप्टर जो है मैं फेस टू फेस इसलिए कराना चाह रही थी क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने इजी नहीं होते बच्चे से। ऐसा मैं ऑनलाइन बोलूंगी ऐसा हो रहा है और आप उसको सॉल्व कर ले, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा मुश्किल आती है, बट स्टिल अगर हो ही रहा है ऐसा तो हम बहुत धीरे धीरे, मुझे पता है इस कोर्स को मैं अगर 10 मिनट में खत्म करना चाहती तो ये हो जाती, बट द थिंग इज कि मैं पूरी चीजों को क्लियर करना चाह रही थी कि एंड ऑफ द चैप्टर मीन्स आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days और आफ्टर 12 days आपको ये ना लगे कि हमें कुछ भी नहीं आता। आफ्टर 10 और 12 days इसमें आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए कि चैप्टर में क्या था, चैप्टर में क्या चीज नहीं थी, है ना। इस अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सो दैट 10 से 12 दिन में जैसे ही ये हो जाएगा साथ के साथ पे इसके आपको क्वेश्चंस करा सकूं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस जैसे हो गई है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, मैं क्या करूंगी अब डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद कुछ बीच में क्वेश्चंस ले आऊंगी, तो क्या होगा उससे सिर्फ इतनी सी चीज कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की फॉर्म क्या होने वाली है। सारी क्रॉसेस हो जाएंगी, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो साथ ही साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के चांसेस 110% श्योर है, ठीक है। अगर आप साथ ही साथ जितना मैं करा रही हूँ उतना आप कर रहे हैं, नोट्स में करा रहे हैं, बाकी चैप्टर में मैं इतना नहीं बोल रही थी कि कंफ्यूजन हो सकती है, शायद हो सकती है, वो वाली बातें थी, लेकिन मैं ये इसमें डैम श्योर बोल रही हूँ कि अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर सीधा देखेंगे, आज मैं सारी वीडियो देख लूँ, आज मैं सारा वीडियोस मैंने देख ली, लेकिन मैं चैप्टर की रिवीजन आज से शुरू करूँ, है ना, कि मैं एक एक क्रॉस को आज रिवीजन करूँ, एक एक क्वेश्चन आज देखूँ, तो 110% आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो। हाँ, कुछ बच्चे अगर ये पहले पढ़ चुके हैं, किसी कोचिंग पे जा रहे हैं या कोई कहीं और किसी टीचर को फॉलो कर रहे थे तो डेफिनेटली काइंड ऑफ रिवीजन होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और एकदम से सारे उठाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है।
तो मेरी मानिए साथ साथ एक एक क्रॉस को करते जाइए। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।